नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामनारायण मीना। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का इस पेंडेमिक के दौरान बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी के तहत हम हमारी पढ़ाई के एक नई तकनीकी का हम उपयोग कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में बीए पार्ट सेकंड के समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत और भारत में मुद्रा की पूर्ति के प्रैक्टिस के बारे में, बिहेव के बारे में आज हम इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसी के तहत हम ये भी देखेंगे कि मुद्रा की पूर्ति के M1, M2, M3, M4 ये विभिन्न प्रचलित जो अवधारणाएं हैं वो क्या है। मुद्रा की पूर्ति का ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मौद्रिक नीति को समझने के लिए मुद्रा की पूर्ति के सिद्धांत का ज्ञान हमें होना चाहिए। यद्यपि बीए में बहुत प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीए के प्रारंभिक ज्ञान के लेवल पे ही वो सब चीजें सरलता से आपको समझा दूं। देखिए, न केवल मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत मौद्रिक नीति के उपयोग के लिए उपयोगी है, बल्कि मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास की दर, व्यापार चक्र और अन्य समष्टिगत आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय आपने सुना होगा महंगाई के बारे में कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रही थी। यहाँ पर अंतर्निहित बात है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। इसी प्रकार से ये मान लिया जाता है कि मुद्रा की पूर्ति सरकार और देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन मुद्रा की पूर्ति में सरकार और केंद्रीय बैंक के अलावा जनता का व्यवहार कैसा है, कॉमर्शियल बैंकिंग और बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स का व्यवहार कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि जनता का व्यवहार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का व्यवहार, भारत सरकार का व्यवहार तथा बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स का व्यवहार, ये मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। मुद्रा की पूर्ति का अध्ययन करने के लिए दो प्रकार के मुद्रा सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा की बात की जाती है। पहला सामान्य मुद्रा, जिसको साधारण मुद्रा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑर्डिनरी मनी कहते हैं। और दूसरी है उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, हाई पावर मनी। आज हम इन दो प्रकार की मुद्रा का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसका अंतर क्या है ये देखेंगे। मुद्रा की पूर्ति के दो प्रकार की मुद्राओं में अंतर किया जाता है, साधारण मुद्रा और उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। साधारण मुद्रा के अंतर्गत मुद्रा के सामान्य अर्थ में इसको संकीर्ण मुद्रा के नाम से भी जानते हैं और नेरो मनी, और दूसरा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा एच के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार की मुद्राओं को हम ले रहे हैं।
संकीर्ण मुद्रा और हाई पावर मनी। हाई पावर मनी को एच से व्यक्त कर रहे हैं और संकीर्ण मुद्रा को एम से व्यक्त कर रहे हैं। यदि हम इसको दोनों को देखें तो पहला देखें कि संकीर्ण मुद्रा एम बराबर सी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। दूसरा है हाई पावर मनी एच, जिसमें एच इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ओ टी है। यहाँ पर सी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास करेंसी, नोट और सिक्कों के रूप में जनता जो अपने पास मुद्रा रखती है उसको सी से हम व्यक्त कर रहे हैं। डी डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक, बैंकों के पास मांग जमाओं के रूप में जमा। और दोनों में अब देखेंगे कि ओ डी अदर डिपॉजिट्स कॉमन है। ये बहुत मामूली हिस्सा होता है, इसलिए हम विश्लेषण की दृष्टि से सरल बनाने के लिए इनको छोड़ देते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो मुख्य रूप से अंतर जिस बात को लेकर के है वो है आर, दोनों में आर और डी को लेकर के अंतर है। तो ये क्या अंतर है? आर फॉर कैश रिजर्व रेशो है, कैश रिजर्व रेशो ऑफ बैंक्स, नकद रिजर्व अनुपात बैंकों का, ये हम यहाँ पे लेते हैं। यदि हम हाई पावर मनी को परिभाषित करें तो हाई पावर मनी के अंतर्गत उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा है जो रिजर्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। पुनः मैं एक बार रिपीट कर दूं कि दो प्रकार की मुद्रा की परिभाषा को हम ले रहे हैं, संकीर्ण मुद्रा और हाई पावर मनी। संकीर्ण मुद्रा जिसको साधारण मुद्रा के नाम से भी इस चैप्टर में कहा जा रहा है। संकीर्ण मुद्रा के अंतर्गत एम इक्वल टू, जिसको एम से डिनोट कर रहे हैं, एम इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट्स सी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स है। यहाँ पर संकीर्ण मुद्रा की परिभाषा में हमने जनता के द्वारा रखी जाने वाली मुद्रा, देखिए यहाँ पर एम को, जिसको नैरो मनी कह रहे हैं, सीमित अर्थ में
यानी नेहरू मीनिंग में करेंसी व बैंक जमाओं को शामिल किया जाता है जो जनता के द्वारा रखी जाती है। यहाँ पर सी फॉर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और डी फॉर डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स को और अदर डिपॉजिट्स। तो करेंसी और मांग जमाए और अन्य जमाए इसमें शामिल है। यदि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को परिभाषित करें तो उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को उसके जारी करने वाले के आधार पर परिभाषित करने का किया जाता है। आरबीआई इसको मतलब भारत के रिजर्व बैंक इसको उसके जारी करने वाले के आधार पर परिभाषित करते हैं। तो जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्कों की बात हो रही है, और जो नोट्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। लगभग जो भारत सरकार का इसमें हिस्सा है वो लगभग 5% या 6% के आसपास बना हुआ है। यानी 94% या 95% जो मनी सप्लाई है, एच सप्लाई है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शेयर होता है भारत के संदर्भ में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सर्जित मुद्रा के अलावा भारत सरकार के 1 रुपए के नोट व सिक्कों को इसमें शामिल किया जाता है, जिन्हें पब्लिक रखती है और बैंक रखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक एच को, अब देखिए फिर ये काफी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो एच मुद्रा का जो हाई पावर मनी जिसको हम कह रहे हैं, उसको भारतीय रिजर्व बैंक कहता क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। एच को जिसे हाई पावर मनी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व मनी, रिजर्व मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इसको हाई पावर मनी भी कहते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसको रिजर्व मुद्रा के नाम से परिभाषित करता है। अब रिजर्व मुद्रा में शामिल क्या होता है? देखिए, रिजर्व मुद्रा के अंतर्गत मैं मेरे इस बहुत इसको सरल ढंग से एक बार इसके माध्यम से रखना चाहूंगा कि रिजर्व मुद्रा के अंतर्गत C प्लस R प्लस अदर डिपॉजिट्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि M का अर्थ C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स है, और H का यहाँ पर C प्लस R प्लस अदर डिपॉजिट्स है। तो आप देखें कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है? दोनों के बीच में C कॉमन है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक कॉमन है, OD अन्य जमाएं भी कॉमन है। और फिर अंतर किस बात को लेकर के? अंतर है R और D फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, R फॉर रिजर्व रेशो, CRR कैश रिजर्व रेशो, जो बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास जमा किया जाता है। तो आर और डी को लेकर के अंतर है, और यही महत्वपूर्ण रूप से इस मनी सप्लाई की थ्योरी में अंतर करता है। अब बस मैं यहाँ इस वाले जो स्लाइड है उससे केवल ये बताना चाहता हूँ कि एचपीएम को फिर देखें कि एचपीएम है क्या। उच्च शक्ति मुद्रा जिसको हाई पावर मनी कहते हैं, वह जो मौद्रिक अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है एवं जनता एवं बैंकों के द्वारा धारित की जाती है। यहाँ पर एच को उसके धारक के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो यहाँ जब एचपीएम को हम परिभाषित कर रहे हैं, पहले मैं देख रहे थे कि एचपीएम को जारी कौन करता है। तो जब मैं मनी सप्लाई सप्लाई करने के दृष्टिकोण से कह रहा था, तो एचपीएम को कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितना सही है ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। पर हम यदि इसको
यूजर और होल्डर को के आधार पर, इसको धारण करने के आधार पर कौन लोग इस मुद्रा को रखते हैं, के आधार पर परिभाषित किया जाए। तो फिर एक बार एचपीएम को देखिए, आपके लिए बस केवल ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा कहते किसे हैं। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा वह जो मौद्रिक अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है एवं जनता एवं बैंकों, जनता का मतलब सी और बैंक का मतलब आर, के द्वारा धारित की जाती है। यहाँ पर एच को उसके धारक के आधार पर परिभाषित की गई है, जारी करने वाले अथॉरिटी के आधार पर नहीं। तो फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि एचपीएम की हम जो परिभाषा यहाँ पे ले रहे हैं वो उसको होल्डिंग करने के आधार पर, धारण कौन करता है, कौन लोग रखते हैं इसको, इसको रखते कौन है एच को, जनता और दूसरा सी प्लस आर प्लस टी, रिजर्व अनुपात। तो जनता रखती है, रिजर्व अनुपात के रूप में बैंक अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर एच को उसके धारण करने के आधार पर परिभाषित किया गया है। आरबीआई इसे रिजर्व मनी के नाम से जानती है। तो ये बात मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि हाई पावर मनी को रिजर्व मनी के नाम से भी परिभाषित किया गया है। ये मैंने इसमें फिर एक बार आपको बताया है कि यहाँ पर एम और एच के कंपोनेंट यानी उसके अंग के क्या अंतर है। तो डी डिमांड डिपॉजिट डी और आर को लेकर के है, क्योंकि दोनों में सी कॉमन है, अदर डिपॉजिट्स कॉमन है। द डिफरेंस इज क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर द थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। ये अंतर एच को एम से ज्यादा उच्च शक्ति संपन्न बनाता है। मतलब एच को एच पावर मनी ऑफ क्यों कहते हैं, एम की तुलना में, संकीर्ण मुद्रा की तुलना में। वो अंतर्निहित यहाँ पर एम और एच के कंपोनेंट्स को समझने पर, यानी एच एम का कंपोनेंट डिमांड डिपॉजिट डीडी है और एच का कंपोनेंट आर है। आर बहुत शक्तिशाली है, इसके कारण इसको हाई पावर मनी के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः आर डीडी का एक निश्चित अनुपात होता है, फलतः एच हाई पावर मनी हो जाता है। आर वह आधार है जिसे डिमांड डिपॉजिट कुछ गुणा सर्जित करता है। मतलब ये डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ मल्टीप्लाई होता है, कुछ गुणा होता है। तो आर वह आधार है, वो बेस है जिससे कि डिमांड डिपॉजिट्स कुछ गुणा सर्जित क्रिएशन करता है, और इसीलिए इसको बेस मनी के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए, आपको आरबीआई इसको डिफाइन कर रहा है रिजर्व मनी के रूप में। हम फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि आर के कारण, क्योंकि आर डीडी का को का कई मल्टीप्लाई में होगा, तो आर यहाँ पर बेस है जिसे मनी सप्लाई तय होती है, तो इसलिए इसको बेस मनी भी कहते हैं। तो रिजर्व मनी भी इसको कहते हैं, बेस मनी भी इसको कहते हैं, और हाई पावर मनी भी इसको कहते हैं। ये बात आपको समझने की यहाँ पर है। यहाँ पर ये माना गया है कि थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई क्या है। अब मैं इसको थोड़ा और अलग प्रकार से सरलता में ले जाता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर आप, ये ज्यादा सरलता के दृष्टिकोण से है, आपको यहीं तक आपके अध्ययन में है, इसलिए मैं आपको बुक से इसको इस तरह से आपको मैं दे रहा हूँ। मुद्रा की पूर्ति का जो एज थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई है, मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण में सर्वाधिक महत्व एज का माना जाता है। इसको बेस मनी कहते हैं, हाई पावर मनी कहते हैं। इस मुद्रा की पूर्ति का मुद्रा गुणक सिद्धांत, मनी मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई भी कह सकते हैं। मुद्रा अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो पॉलिसी डिटरमाइंड है, यानी बाहरी रूप से निर्धारित है। इसका अर्थ ये है कि यह जो एज है वो जनता व बैंकों को बाहर से दी हुई है। कौन तय कर रहा है? पॉलिसी डिटरमाइंड है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुख्य रूप से हम ये कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडल में बाहरी रूप से तय हो रही है, यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा बाहरी रूप से तय हो रही है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर इनके कंपोनेंट्स को अलग-अलग करके देखते हैं, तो बड़ा रुचिकर हमें रिजल्ट मिलते हैं। देखिए जो एम है और जो एच है उसमें सी कॉमन, दोनों में सी कॉमन है। सी है क्या? ये करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, लेकिन ये किसका अनुपात है? ये वस्तुतः मांग जमाओं का एक निश्चित अनुपात होता है। पुनः मैं एक बार आपको ये बता दूं कि 2 प्रकार की जमाएं बैंक में की जाती है। जैसे खाते बैंक में जो अकाउंट होते हैं, एक होता है चालू खाता जिसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। इसी के नजदीक होता है एक सेविंग अकाउंट, बचत खाता, और एक होता है टाइम डिपॉजिट्स, अवधि जमाएं, जो करंट डिपॉजिट्स प्योर रूप से और कुछ सामान्य रूप से मान बिहेव के रूप में सेविंग अकाउंट्स। तो करंट डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट्स का नेचर ये है कि जब चाहे तब इससे पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स को आप जब चाहे तब निकला नहीं सकते हैं। एक निश्चित अवधि होती है और यदि समय से पूर्व आप इसको निकालते हैं तो आपको इसको कुछ ब्याज के रूप में पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 2 प्रकार की जमाएं हैं। मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स, वो जमाएं बैंकों में, वो जमाएं जनता की जिसको मांगने पर तुरंत देय होती है, ये डिमांड डिपॉजिट्स कहलाती है। टाइम डिपॉजिट्स कौन सी होती है? ये अवधि जमाएं होती है जो बैंकों के पास एक निश्चित अवधि के लिए जमाएं होती है। अब यहाँ पर जब हाई पावर मनी को हम देखेंगे और तो डिमांड डिपॉजिट्स किस पर निर्भर करती है? टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि सी करेंसी की मांग जमाओं का एक निश्चित अनुपात होती है, जिसको हम निश्चित अनुपात है उसको सी डी से व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए डिमांड डिपॉजिट्स का सी अनुपात सी डी है। जो स्मॉल सी है ये मांग जमाओं का वह अनुपात है जो करेंसी की मांग को निर्धारित करता है। सी एक कांस्टेंट वेरिएबल है, स्थिर राशि है, यानी हम ये कहें कि डिमांड डिपॉजिट्स का 0.8%, तो 100 रुपये डिमांड डिपॉजिट्स है तो 80 वो यहाँ पर जनता के पास नकदी के रूप में रखी जाती है। अब चूंकि अनुपात इतना नहीं होता, ये लगभग 10 के आसपास होता है, यानी 0.1 के आसपास होता है। तो बैंकों की रिजर्व की मांग आरडी के 2 भाग है। सरलता की दृष्टि से इसको एक भी ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में 2 भाग है। आर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, आवश्यक रिजर्व अनुपात, जो भारत में वर्तमान में लगभग 4 से 5 के बीच में कायम है। बैंकों को अपनी मांग व अवधि जमाओं का 4% वैधानिक रूप से वो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। हम इसमें नहीं जाते, हम ये समझे कि ये वह अनुपात है जो बैंक अपने पास रखते हैं। अब इसको आरबीआई के पास जमा कराते हैं, क्योंकि टेक्निकल रूप से दोनों में बहुत अंतर है। सीआरआर और एसएलआर में जब हम अंतर करेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अंश आरडी का एक तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, मतलब इतना तो रिजर्व मांग जमाओं का रखना ही होता है। सॉरी, मांग नहीं, केवल मांग और टाइम डिपॉजिट्स का, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स तो का एक निश्चित अनुपात बैंकों को अपने पास रखना होता है। और एक्सेस रिजर्व, कई बार ऐसा होता है कि जितना रिक्वायरमेंट्स है उससे ज्यादा मुद्रा भी रहती है, तो एक्सेस रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अच्छा चलो, दोनों को मिला करके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स प्लस एक्सेस रिजर्व को आरडी से व्यक्त कर दें। तो आप देखिए आरडी है क्या? कुल डिपॉजिट्स डी है। कुल डिपॉजिट्स क्या है? तो
हम ये कहें कि डी इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स है, यानी डी, ये जो यहाँ पर कर्सर से डी बता रहा हूँ, डी यानी कुल जमाएं कितनी है, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स का, वो दोनों को मिलाकर के हमने डी से व्यक्त किया। तो डी का जो रिजर्व अनुपात है, वो रिजर्व डिमांड है, वो आर अनुपात है। आर को भी हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल माना है। तो यहाँ पर आर कुल मांग जमाओं को वो अनुपात है जो रिजर्व जमा अनुपात के रूप में बैंक अपने पास रखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि बैंकों की 2 प्रकार की जमाएं होती है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि 2 प्रकार की जमाएं, डी इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? हम ये कहें कि डिमांड डिपॉजिट्स है वो वस्तुतः टाइम डिपॉजिट्स है, टाइम डिपॉजिट्स इक्वल टू टी मल्टीप्लाई या टी डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट्स का टी अनुपात है। अब जहां पर हमने पूर्व वाला देखें कि कुल डिपॉजिट्स 2 प्रकार की हुई, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स की जगह उसका अनुपात रख दिया जाए, ये वाला टीडी की जगह टी डीडी रखा जा सकता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टी डीडी, ऊपर के सूत्र को हम एक साथ रख करके देखें तो अब यदि कॉमन फैक्टर इसमें क्या हुआ, डीडी, दोनों में कॉमन फैक्टर, डीडी लिया, कॉमन फैक्टर लेने के बाद में ब्रैकेट 1 प्लस टी आ गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो समीकरण के रूप में हम देखें तो 1 और 2 को मिला दिया जाए, आर बराबर आर डी और डी बराबर डिमांड डिपॉजिट्स 1 प्लस टी। अब यदि आर डी को लिया जाए तो आर और डी के संदर्भ में हमने ब्रैकेट 1 प्लस टी डिमांड डिपॉजिट्स, ये समीकरण हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब हाई पावर मनी क्या था? हमने सुविधा की दृष्टि से पूर्व में ये देखा था कि M बराबर C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स और H बराबर C प्लस R प्लस अदर डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर H में C प्लस R, डिमांड डिपॉजिट अदर डिपॉजिट्स को बहुत कम हिस्सा होता है तो विश्लेषण की दृष्टि से हमने इसको छोड़ा था। तो R बराबर यहाँ पर CD मतलब हाई पावर मनी डिमांड इक्वल टू CD प्लस RD। C को वैसे रखा और R की वैल्यू यहाँ पर RD की वैल्यू हमने रख दी, तो R ब्रैकेट 1 प्लस टी डिमांड डिपॉजिट। इस प्रकार से HD अर्थात उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की मांग को डिमांड डिपॉजिट्स के 3 बिहेवियरेबल रेशो के अनुपात के रूप में रख सकते हैं। देखेंगे आप, C आ रहा है, R आ रहा है और ये स्मॉल t है, C R और स्मॉल t। अब यदि इसको डिमांड डिपॉजिट्स के संदर्भ में सॉल्व किया जाए तो ये सारे वेरिएबल ये एच टी के नीचे, इस एच टी के नीचे C प्लस आर ब्रैकेट 1 प्लस टी, ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो H यहाँ पे है और C प्लस आर प्लस ब्रैकेट 1 प्लस टी, ये वेरिएबल आ जाता है और ये किसके बराबर होती है, डिमांड डिपॉजिट्स के। यहाँ पर 1 अपॉन C प्लस आर ब्रैकेट 1 प्लस टी मांग जमा अनुपात डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर है। ये हम बता ही चुके कि M बराबर C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स होती है। करेंसी की मांग CDD है, तो यदि M के संदर्भ में हम देखें तो कॉमन फैक्टर D है
तो 1 इसका ये 1 प्लस सी डिमांड डिपॉजिट्स। तो यदि एम के संदर्भ में हम देखें इसको, तो यहाँ पर सी की वैल्यू को हमने लिया और ऊपर जो वैल्यू डिमांड डिपॉजिट्स है उसकी वैल्यू को लिया। तो एम के साथ यदि एच को देखें हम, तो ये 1 प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन सी प्लस आर ब्रैकेट 1 प्लस टी ब्रैकेट 1 और होल ब्रैकेट और एच मल्टीप्लाई। अब यदि हम इसको ये देखिए, क्रसर से मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, ये जो वेरिएबल है 1 प्लस सी ब्रैकेट 1 अपॉन सी प्लस आर ब्रैकेट 1 प्लस टी, इसको m से व्यक्त कर दें, क्योंकि ये m के का वेरिएबल है। तो m की जगह m रख दे, तो m यानी जो संकीर्ण मुद्रा है इक्वल टू इस सारे वेरिएबल की जगह स्मॉल m रख दे, m और h। तो ये उसका h और m के बीच के रिलेशन को बताता है। यहाँ पर मुद्रा गुणन मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, जो 1 प्लस सी अपॉन सी प्लस आर ब्रैकेट 1 प्लस टी के समान होता है। यहाँ स्मरण रहे कि मांग जमा गुणन और मुद्रा जमा गुणन के आकलन में हमने अवधि जमाओं को का प्रभाव शामिल किया है। यदि अवधि जमाओं को शामिल नहीं करें तो मांग जमाओं के संदर्भ में डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर 1 अपॉन सी प्लस आर होता है और मनी मल्टीप्लायर 1 प्लस सी अपॉन सी प्लस आर होता है। तो ये इसका प्रमुख मुद्रा की पूर्ति का निर्धारक तत्व है। 3 बिहेवियरेबल व्यवहार मूलक अनुपात है, जिसको सी आर और पी के रूप में हम इसको किया है, और एच एम का कई गुना आर की वजह से हो जाता है, इसलिए उसको रिजर्व मल्टीप्लायर के नाम से हम जानते हैं। पुनः यदि हम एचपीएम थ्योरी को देखें तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर ये निकल करके आता है। देखिए, एच डी बराबर सी प्लस आर 1 प्लस टी डिमांड डिपॉजिट्स है, और डी के संदर्भ में हमने पिछले उसमें सॉल्व किया है, तो ये डी के संदर्भ में सॉल्व हो जाता है। अब एम है क्या, बस ये बहुत महत्वपूर्ण है एम को समझने के लिए। एम 1 प्लस सी अपॉन सी प्लस आर 1 प्लस टी और इसका होल मल्टीप्लायर एच से हो रहा है। अब यदि इन सारे एच मुद्रा की पूर्ति में की इक्वेशन है, और ये 1 प्लस सी प्लस आर 1 प्लस टी की जगह एम को डिनोट करे, तो ये एम और एच के बीच में रिलेशन है। एम मुद्रा का मूल्य है, और इस संदर्भ में तो यहाँ पर इस प्रकार से पता चलता है कि मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। यहाँ पर एच को प्रभावित करने वाले तत्व तथा दूसरा एम को प्रभावित करने वाले तत्वों को ढंग से समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, इक्विलिब्रियम इन एच मार्केट, ये सी डिमांड और आर डिमांड को यहाँ पे लिया गया है। सी और आर दोनों को मिला करके ये एच भारी रूप से निर्धारित है। ये सी डी है, और ये एच डी सी प्लस आर दोनों को मिला करके ये मुद्रा की पूर्ति है जो भारी रूप से निर्धारित है।
दोनों के सामने इस बिंदु पर हो रहा है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण विचार क्या आ रहे हैं, आरडी डिमांड डिपॉजिट, सीडी। तो ये जनता का व्यवहार, बैंकों का व्यवहार, जनता का व्यवहार स्मॉल सी से व्यक्त हो रहा है, बैंकों का व्यवहार आर से व्यक्त हो रहा है, और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये दिखाया गया है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम इन आर मार्केट, यदि हम मुद्रा की पूर्ति को रिजर्व डिमांड और मनी सप्लाई, इन दोनों का सामने यदि हम डिमांड डिपॉजिट्स के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर होता है। तो मुद्रा की पूर्ति को एम इक्वल टू एम जो उसका मनी मल्टीप्लायर का बिहेवियर है का कुछ गुणा एच, ये मुद्रा की पूर्ति के प्रमुख रूप से सिद्धांत है। तो आप लोगों के लिए बस केवल यही बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आगे हम इसमें नहीं जाते, क्योंकि काफी यहाँ पर विस्तृत हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रिजर्व मनी क्या है, और थोड़ा सा फिर हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये इसके कंपोनेंट है भारत में। वो हम, क्योंकि ये मनी सप्लाई, मुद्रास्फीति, ग्रोथ रेट्स, इसको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा एच होती है, रिजर्व मनी, जो भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है और जनता और बैंकों के द्वारा रखी जाती है। जैसे पहले बताया जा चुका कि सरकार के 1 रुपए के नोट में सिक्के होते हैं और रिजर्व बैंक के पास बाकी करेंसी होती है। रिजर्व बैंक की मुद्रा में इसके चलाए गए नोट बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाएं और रिजर्व बैंक के अन्य जमाएं शामिल होती है, प्लस सी प्लस आर प्लस अदर डिपॉजिट्स होते हैं। रिजर्व मुद्रा के कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी को 2014-15 की अवधि के लिए देखें तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि उसके रिजर्व मनी के कंपोनेंट क्या है। देखिए आप, रिजर्व मनी में क्या क्या शामिल किया था, सी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, दूसरा आर रिजर्व बैंकों के पास, रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाएं, और तीसरा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो सी आर और अदर डिपॉजिट्स। अब देखिए सी जो है वो कितनी है, वो है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक 75%, और आर कितना है 24.1, और अन्य मुद्राएं कितनी है 0.8। इस प्रकार चलन में करेंसी मुद्रा लगभग 3/4 हिस्सा है, बैंकों के रिजर्व बैंक के पास जमाएं 1/4 हिस्सा और रिजर्व बैंक के अन्य जमाएं लगभग नगण्य है। अतः रिजर्व मुद्रा का सबसे बड़ा कंपोनेंट करेंसी इन सर्कुलेशन को माना जाता है। भारत में रिजर्व बैंक के सोर्स ऑफ मनी सप्लाई में परिवर्तन किससे आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हायर स्टडी में है, लेकिन आप इसको समझिए कि सोर्स ऑफ मनी सप्लाई में मुद्रा की रिजर्व मनी में सप्लाई में परिवर्तन कैसे आता है। तो देखिए रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को उधार, इसको बोलते हैं आरबीआई आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, तो आरबीसी टू गवर्नमेंट। दूसरा रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को उधार, आरबीसी टू रिजर्व बैंक क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक। तीसरा है रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक क्षेत्रों को उधार, वित्तीय संस्थाओं के बॉन्ड शेयर में विनियोग और उनको कर्ज, आंतरिक बिलों की खरीद आदि, तो आरबीसी टू डेवलपमेंट बैंक। और तो ये हो गए 3 कंपोनेंट, आरबीसी टू गवर्नमेंट। मतलब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती कैसे है, गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार देता है। दूसरा क्या है सोर्स, व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। तीसरा सोर्स क्या है, वित्तीय संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के माध्यम से उधार देता है या मनी सप्लाई करता है।
चौथा कंपोनेंट शुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां, रिजर्व बैंक की इनके बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। नेट आरबीआई फॉरेन लायबिलिटीज, विदेशी मुद्रा मुख्य रूप से इसमें शामिल होती है। सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयताएं, सरकार एक के नोट व सिक्के व छोटे सिक्के जारी करते हैं, इससे रिजर्व मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। तो वो तो आरबीआई का आ गया, अब आ गया किसका, क्योंकि मनी सप्लाई में आरबीआई और गवर्नमेंट शामिल होती है। तो करेंसी, गवर्नमेंट करेंसी, लायबिलिटीज। फिर पांचवा कंपोनेंट है रिजर्व बैंक की शुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं। इसमें रिजर्व बैंक के स्वयं के कोष जैसे कि पूंजी रिजर्व, राष्ट्रीय कोषों में इसके अंशदान की राशि वो जनता की अनिवार्य जमाई कंपल्सरी डिपॉजिट शामिल होती है। तो इसको बोलते हैं आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। ये मनी सप्लाई के कंपोनेंट। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित होती किससे है। यदि मान लीजिए, अब इसको सीधे रूप से समझे, रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को उधार दिया गया, मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई, पहला। दूसरा, रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को उधार दिया गया, तो इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई। तीसरा, रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय संस्थाओं के बॉन्ड्स खरीदे गए या उसमें विनियोग किया गया, इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई। और चौथा है विदेशी मुद्रा भंडार यदि बढ़ता है नेट, तो उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। ये सब देखेंगे हम मनी सप्लाई, जो इन्फ्लेशन की थ्योरी पढ़ेंगे तो फॉरेन रिजर्व फंड बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इससे इन्फ्लेशन होता है। ये सारी अगला सरकार की जनता के प्रति देयताएं, जो सिक्के जारी किए जाते हैं, और रिजर्व बैंक के नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज जैसे पूंजी रिजर्व, राजकोषीय कोषागार, इसमें शामिल होते हैं। तो ये मुद्रा की पूर्ति के स्रोत है जो भारत में काम में लिए जाते हैं। अब रिजर्व मुद्रा है क्या, तो रिजर्व मुद्रा देखोगे तो 1 + 2 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6। -6 क्या है, -6 है आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज, इसको घटाया जाता है। रिजर्व बैंक के कुल स्रोतों के अंश के रूप में उनके पास कुल विदेशी विनिमय की परिसंपत्ति यानी फॉरेन रिजर्व की राशि का योगदान सर्वाधिक रहा है, बल्कि इसका राशि का 105.7% आंका गया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में रिजर्व मुद्रा के सर्जन में सबसे बड़ा स्रोत विदेशी विनिमय की परिसंपत्तियों को माना गया है। दूसरा स्थान रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार की दी गई रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दी गई शुद्ध उधार राशियों को माना गया है। देखिए आप यहाँ पर ये अनुपात आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा अनुपात 105% उसका विदेश मुद्रा भंडार का है। तो ये कुल मिलाकर के भारत में मुद्रा की पूर्ति की है। अब भारत में मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं M1, M2, M3, M4। यदि M1 को कहें तो M1 के अंतर्गत इसकी लिक्विडिटी के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। M1 के अंतर्गत C चलन में नोट, चलन में सिक्के, तो C में C प्लस बैंकों के पास नगद राशियां। तो जनता के पास करेंसी में क्या क्या शामिल होता है, चलन में नोट प्लस ये है M में शामिल होता है C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। तो C के अंतर्गत शामिल क्या होता है, C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो C के अंतर्गत क्या है, चलन में नोट, रुपए के सिक्कों का चलन, छोटे सिक्कों का चलन, बैंकों के पास नगद राशियां, ये C के अंतर्गत शामिल होती है, बैंकों के पास नगद राशि। जनता के पास जमा, जनता के पास जमा मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमाई और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो M1 के अंतर्गत C प्लस डिमांड डिपॉजिट शामिल होता है। M1 = C प्लस डिमांड डिपॉजिट शामिल होता है। यदि M2 की बात करें तो
यदि इसमें सी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स में यदि पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को शामिल कर दिया जाए तो ये M2 हो जाएगा। तो M2 क्या हुआ, सी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। तो लिक्विडिटी के रूप में इन तीनों को M2 के रूप में शामिल किया। अब लिक्विडिटी से थोड़ा सा और कम लिक्विडिटी की तरफ जाएं तो M3 में टाइम डिपॉजिट्स को यदि शामिल कर लिया जाए, M2 में टाइम डिपॉजिट्स को शामिल कर लिया जाए तो M3 आ जाएगा। तो M3 इक्वल टू 3 यानी C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, तो M3 हो जाएगा। M4 के अंतर्गत M3 में पोस्ट ऑफिस को शामिल कर लिया जाए तो ये M4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति की विभिन्न अवधारणाएं हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए आजकल मॉनेटरी एंड लायबिलिटी एग्रीगेट्स को शामिल किया जाता है, तो वो अलग प्रकार से है। जनता के पास NM1 जनता के पास करेंसी, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाई और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाई। M2 रेजिडेंसी की अल्पकालीन अवधि जमाई, 1 वर्ष की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जमाई। और M3 में रेजिडेंट्स की मतलब नागरिकों की दीर्घकालीन अवधि जमाई सहित वित्तीय संस्थाओं से ली जाने वाली काल अवधि फंडिंग को ले लिया जाए। LI पोस्ट ऑफिस को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये थोड़ा फर्दर स्टडी है, ये आप लोगों के इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है। और मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मुख्य रूप से आपको ये समझना है M किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, हाई पावर मनी किसे कहते हैं, फिर इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बिहेवियर्स क्या हैं, इन बिहेवियर्स का निर्धारण कैसे होता है, फिर मुद्रा की जो हाई पावर मनी है उसकी सप्लाई कैसे होती है, उसकी जो सप्लाई है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये 4-5 बिंदु हैं जिसको आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन मुद्रास्फीति के चैप्टर को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर था। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को पुनः नमस्कार।